जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। बच्चों, हम व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले अध्याय में आपको बताया था भाषा और व्याकरण के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप जानने की आवश्यकता को पूर्ण करता है। व्याकरण के द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध रूप ज्ञात होता है और इसके 4 अंग होते हैं, ये भी बताया था। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। और दूसरे अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण समूहों से शब्द की रचना होती है। तो आइए आज हम अध्याय 3 शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शब्द है क्या। बच्चों, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए। तो जो आपकी किताब में है इसे तो आप लोग पढ़ ही लोगे। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो सबसे पहले है शब्द होता क्या है। शब्द अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ी? विचार विनिमय के लिए। जब हम अपना विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचार को स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोगों को शब्द की आवश्यकता हुई। अब देखिए, आपकी बुक में भी क्या परिभाषा दी है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है, यही हमने भी बताया था। अब देखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे कहे जाते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, उनको जैसे घर, नगर, मैं, आप इत्यादि। और दूसरा कौन सा प्रकार होता है? निरर्थक। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक कहते हैं, जैसे धम्म, फटाफट, चटाचट, फट, टन इत्यादि। इस तरह के शब्द हम लोग अक्सर बोला करते हैं, किंतु ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना। ठीक है, इस तरह के शब्द हम लोग अक्सर बोला करते हैं जो सार्थक के साथ निरर्थक शब्द भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार से बनते हैं? तो सबसे पहले है उद्गम के आधार पर। उद्गम मतलब उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। इसके आधार पे हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम क्या है? तत्सम जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि। अब दूसरा है तद्भव। तद्भव का अर्थ है वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, चाय इत्यादि। ये शब्द तो संस्कृत के हैं किंतु बोलते बोलते धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ गए और ये अशुद्ध हो गए, तभी ये तद्भव कहलाए। अब तीसरा है देशज शब्द। जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनकी भाषा का ज्ञान नहीं होता
कि वे किस भाषा के लिए गए हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि। ठीक है। अब आता है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। वास्तव में फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे विदेशी कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे अंग्रेजी शब्द स्कूल, स्टेशन, डॉक्टर, कॉलेज, मशीन, कार, ये शब्द हम लोग बहुत प्रयोग में लाते हैं, किंतु ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। फिर अरबी से आदमी, औरत, किताब, मकान, ये अरबी शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। फारसी फौज, कागज, हजार। पुर्तगाली आलू, काजू, कमरा, गमला, तौलिया, ये पुर्तगाली शब्द हैं किंतु हिंदी में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तुर्की चम्मच, कुर्ता, कैंची, ताप इत्यादि। तो इस प्रकार से हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। अब है हिंदी के कुछ प्रमुख तत्सम तद्भव शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? अग्नि, निद्रा, अदर्ध, अंध, गणना, नृत्य, गृह, पृष्ठ, प्रहर, आम्र, रात्रि, घृत। और तद्भव शब्द आग, नींद, आधा, अंधा, गिनती, नाच, घर, पीठ, पहर, आम, रात, घी। तत्सम शब्द कोकिल। तत्सम और तद्भव दोनों को एक साथ देखिए। तत्सम कोकिल, तद्भव कोयल। हस्ती हाथी, सूर्य सूरज, पाद पाँव, भिक्षा भीख, चंद्र चांद, मुख मुँह। हस्त हाथ, मयूर मोर, दधि दही, दुग्ध दूध, सर्प सांप। तो ये तत्सम शब्द संस्कृत के हैं और किस प्रकार से हिंदी में प्रयोग होते होते ये तद्भव बन गए। अब रचना के आधार पे शब्द भेद, ये तो आप लोगों ने उत्पत्ति और शोध के आधार पे पढ़ा कि किस प्रकार उत्पत्ति उनकी हुई, तद्भव तद्भव, और तत्सम से तद्भव शब्द बन गए। और स्रोत के आधार पे जैसे देशज, जिनका हमें पता नहीं है किस देश का है किंतु हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से आ गए। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जानकारी की। अब आता है रचना के आधार पे शब्द भेद। रचना के आधार पे कि शब्द के बनावट के आधार पे। तो सबसे पहला है रूढ़। अब देखिए नाम से ही ज्ञात है रूढ़ शब्द। शब्द का अर्थ है बद्ध, बंधा हुआ। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए बंध जाए और जिसके टुकड़े ना हो सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, दूध, महल, रोटी, घोड़ा आदि। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाएं, जैसे मह धन ल, रो धन टी, घ धन र, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये बंधा हुआ शब्द है। फिर है यौगिक। यौगिक का अर्थ ही होता है जोड़ना। तो जो शब्द अन्य शब्दों को योग से बने हों तथा खंड करने पर जिनके प्रत्येक शब्द का कोई सार्थक अर्थ हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात जो दो शब्दों के योग से नया शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। अब है विद्या अर्थी। अब विद्या धन अर्थी, दो शब्द मिलके क्या बना? विद्यार्थी, विद्या का इच्छुक। फिर पुस्तक आलय, दो शब्द हैं, ये मिलके बना पुस्तकालय। स्वर्ण महल, स्वर्ण महल।
मिलकर क्या बना? स्वर्ण महल अर्थात सोने का महल। इसके बाद आता है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हों, अर्थात वे यौगिक तो हैं लेकिन विशेष अर्थ में रूढ़ हों, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे निशाचर। अब निशा और चर, निशा का मतलब रात्रि होता है, चर का मतलब चरने वाला। ऐसा कौन है? राक्षस। अब देखिए यहाँ दो शब्द मिलकर बना हुआ है, किंतु राक्षस रूढ़ शब्द है, राक्षस को अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से पंकज। पंक माने कीचड़, ज माने पैदा होना, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। लंबोदर। लंब उदर, लंबे पेट वाला अर्थात गणेश जी। नीलकंठ। नील कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी या एक पक्षी होता है जिसको नीलकंठ कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राक्षस के लिए प्रयोग होता है, पंकज कमल के लिए रूढ़ हो गया, लंबोदर गणेश जी के लिए तथा नीलकंठ शिव जी व एक पक्षी के लिए रूढ़ हो गया। अर्थात दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है और वह शब्द तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको रूढ़ कहते हैं और ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा शब्द, शब्द के प्रकार, शब्द का वर्गीकरण और शब्द के भेद। ठीक है, अब आप लोग इसका अभ्यास करिए और इसके अभ्यासकार को हल करिए। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हम आपको शिक्षा संबंधी बातों से अवगत कराते रहें। जय गुरुदेव।